तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है हमारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए RCC बैच यानी रिविजन क्रैश कोर्स। और वहाँ पे हम आप लोग को सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं आपके साइंस 1 के, मैथ्स के सारे चैप्टर्स आप लोग को फास्ट पेज में रिवाइज करवा रहे हैं। सही बात है, ठीक है। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अभिषेक है। मैं 10th स्टैंडर्ड को, 11th स्टैंडर्ड को और 12th स्टैंडर्ड को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। 10th स्टैंडर्ड को साइंस 2 का टॉपिक पढ़ाता हूँ। सही बात है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ईयर आओगे 10th स्टैंडर्ड में तो आप लोग मुझसे ही पूरा का पूरा साइंस 2 आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। साइंस 1 में भी कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। सही है। सो मैं ज़्यादातर जो बायोलॉजी वाले पार्ट है वो आप लोग को कवर करवाता हूँ। इस लेसन से जो अगले 3 लेसन होंगे 15, 16, 17 वो भी आपके बायोलॉजी रिलेटेड ही लेसन है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इन लेसन को भी मैं ही रिवाइज करवाऊं। एक बार ऑलरेडी आप लोगों के राहुल सर ने, 1 या 2 बार आप लोगों को राहुल सर ने ऑलरेडी चीजें पढ़ा के रखी हैं डिटेल में। सही है। तो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे आप लोग को 9th स्टैंडर्ड की साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, वहां पे आप लोग को सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सही है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी राहुल सर ने पढ़ाया हुआ है। मैं यहाँ पे बच्चों रिविजन लेने वाला हूँ, थोड़ा चीजें फास्ट जाएंगी। सही है, कुछ टॉपिक्स को मैं थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा और 2 पार्ट में इस पूरे के पूरे लेसन को रिवाइज करवाऊंगा। सो दिस इज लेक्चर नंबर 1, मतलब ये पार्ट 1 है। एक और लेक्चर बनेगा जिसमें मैं आप लोग का पूरा लेसन खत्म करवा दूंगा। सही है, तो चलो बच्चों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेसन का नाम क्या है? देखो, लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? किसी भी अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, इंसानों की बात करूं, तो हमारे अंदर डाइजेशन चलता है, रेस्पिरेशन चलता है, एक्सक्रीशन चलता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। अब इन्हीं सारे अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को, इन अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस में से कुछ लाइफ प्रोसेस हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सही बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन की बातें करनी है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रही है तो वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। सही बात है, पर हमें ये चीजें देखनी है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब प्लांट और एनिमल में कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है? मेनली 2 चीजें हैं। एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो वाटर है, जो पानी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, और दूसरा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है। सही है, तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे बच्चों हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बातें करें तो 2 ट्रांसपोर्टेशन करना है। एक करना है हमें वाटर का, वाटर प्लस सम मिनरल्स। सही है, ठीक है, वाटर कुछ मिनरल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन हमें करना है फूड का। तो अब ये फूड क्या है? प्लांट्स कौन से खाने खाते हैं? आप लोगों को पता है प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही मैजिकल प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सही है, अब ये फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट क्या होता है? आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये होता है बच्चों कि वहां पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। एंड ग्लूकोज इज नथिंग बट अ फूड। हम जो खाना खाते हैं, क्या खाते हैं हम लोग? दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। दाल चावल के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, एंड कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। सही बात है, तो मतलब छोटे से लेवल पे सारी की सारी चीजें मेनली ग्लूकोज से ही बनी हुई हैं। और प्लांट भी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बना रहा है? वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वो ग्लूकोज प्लांट के लिए फूड है। सही बात है। अब फूड का फॉर्मेशन प्लांट्स में सिर्फ लीव्स में हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक साइड में मैं एक प्लांट बनाता हूँ, चलो आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा ध्यान दो। मान लो दिस इज अ ट्री, ये कोई एक ट्री है और इस ट्री में यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर लीव्स लगे हुए हैं। अब इन लीव्स में क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस चल रहा है, बिकॉज लीव्स के पास ही क्लोरोफिल होते हैं ना, जिसके अंदर वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सही बात है। अब इसके अंदर चल रहा है बच्चों फोटोसिंथेसिस, लेकिन क्या रूट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस चलेगा? ये जो रूट्स प्रेजेंट है, क्या रूट्स भी खुद को फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये जो स्टेम है, ये जो शूट दिख रहा है आपको, स्टेम दिख रहा है, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सही है, तो मतलब ये स्टेम्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ये पूरा तना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये रूट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो क्या इनको फूड की जरूरत नहीं है? इनको भी जरूरत है बच्चों, इनको भी खाने की, फूड की जरूरत है। समझ रहे हो? तो अब इनको फूड कैसे मिलेगा? क्योंकि फूड तो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ लीव्स के अंदर ना, फूड तो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ लीव्स के अंदर, तो ये फूड इनको कैसे मिलेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन फूड का सबके पास पहुंचना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में। नाउ वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, सब बच्चों को पता है। सही है, वाटर जो है बच्चों को कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका रूट एब्जॉर्ब करता है। तो मान लो ये आपके रूट्स है, तो इसके थ्रू यहां से
आपके जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके प्लांट के अंदर, पर इस वाटर मॉलिक्यूल को आपको ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा ना। मान लो ये आपकी टिप है, प्लांट की टिप है, तो यहां तक आपको इस वाटर मॉलिक्यूल को पहुंचाना पड़ेगा। और इसके ऊपर हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। उसके अंदर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में ये वाटर कैसे ऊपर तक जाता है, कैसे ये एंटी ग्रेविटी फोर्स लगाता है। सही है ना। अगर मान लो एक 50 फुट का प्लांट है और उस प्लांट में ऊपर तक मुझे पानी पहुंचाना है, प्लांट को ऊपर तक पानी पहुंचाना है। अब प्लांट के अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं हुई है कि भाई बटन दबाया और पानी फटाफट ऊपर चला गया, नहीं ना। तो प्लांट कैसे इतने ऊपर तक पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, समझ रहे हो। उसके ऊपर एक थ्योरी है जिसे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसे कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं, पर आपकी बुक में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पुल दिया हुआ है तो वही हम लोग पढ़ेंगे। सही बात है, ठीक है। सो इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन हमें समझना है प्लांट्स के अंदर। बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बच्चों, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि पानी ऊपर से नीचे आए, प्लांट के अंदर कभी भी ऊपर से नीचे पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। सही है। तो आप लिख सकते हो, यहां साइड में लिखता हूं मैं, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों, इट इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका जो वाटर है वो फ्लो होगा, बिकॉज आपके रूट्स में क्या हो रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो इट इज यूनिडायरेक्शनल, इन दिस डायरेक्शन इट गोज। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड। फूड कहां पे बन रहा है, आपके लीव्स के अंदर बन रहा है, ठीक है। कहां पे बन रहा है, आपके लीव्स के अंदर बन रहा है। अब यहां पे प्लांट के ऊपर टिप साइड में कुछ नए नए लीव्स आ रहे होंगे, नए नए फ्लावर्स आ रहे होंगे, तो उनको भी फूड की जरूरत है। और साथ साथ में आपका जो रूट है ना, इनको भी फूड की जरूरत है। तो मतलब ऊपर साइड भी फूड की जरूरत है, नीचे साइड भी फूड की जरूरत है। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है इट इज बाय डायरेक्शनल। समझ में आई बात, ठीक है। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो है आपका बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। बात समझ में आई है। अब हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी है जिसको हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, उसकी थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक रूट हेयर बनाया है, सपोज दिस इज द रूट हेयर। नाउ आप सबको पता होगा कि जो रूट हेयर है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है। दिस इज अ सिंगल सेल ऑफ एपिथेलियल, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दिस इज एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, ठीक है। दिस इज द सिंगल सेल ऑफ एपिथेलियल सेल। सही बात है। अब ये एक सेल है, आप लोग को पता है जो प्लांट का सेल होता है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। देन सपोज ये इसकी सेल वॉल है, समझ रहे हो, ये क्या है, इसका सेल वॉल है। तो ये रूट क्या करेगा, सबसे ये रूट हेयर है, दिस ये पोर्शन है आपका रूट हेयर, रूट हेयर। सही बात है, ये रूट हेयर वाला सेल है। फिर इसके यहां पे ऐसे छोटे छोटे सेल्स पड़े होंगे, ये आपके कॉर्टेक्स के सेल है, ठीक है। ये कौन से सेल हैं, आपके कॉर्टेक्स सेल। सही बात है। बड़ी कई सारे सेल्स होते हैं जिनके थ्रू आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और लास्ट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पर कुछ वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। यहां पर ऐसे लास्ट में यहां पर कुछ ऐसे बच्चों ऐसे ट्यूब्स लगी हुई होंगी, दिस आर द वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं बच्चों हम लोग जाइलम, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, जब आप आगे बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर ये बात आप लोग अभी समझ जाते हो। तो क्या होगा, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो हमेशा जाइलम करेगा। सही बात है। सो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल होता है एंड हमेशा ये कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम क्या होता है, जाइलम बहुत सारे ट्यूब का एक बंच होता है, समझ रहे, बहुत सारे ट्यूब का क्या होता है, बंच होता है, इसलिए इसे हम लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं। दीज आर द वैस्कुलर बंडल्स। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और अगर मैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं फूड का ट्रांसपोर्टेशन बच्चों दूसरा वैस्कुलर बंडल करता है जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। दूसरा करता है जिसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं। फूड की बातें हम लोग बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग बात करते हैं वाटर की कि आखिरकार वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। अब देखो देखो ध्यान से, इधर देखो, मान लो ये जो आपका रूट है, इस रूट के बाहर यहां पे ऐसे बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, यहां पे ऐसे बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल यहां पे क्या हुआ है बच्चों, पड़ा हुआ है। सही बात है। अब आप लोग को पता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अंदर की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन।
सही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि कोई भी चीज है हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करती है। बात समझ में आ रहा हो? जैसे मान लो ये मेरा एक रूम है, ठीक है, जिस रूम में मैं अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा एक रूम है। अब इस रूम में मैं एक कॉर्नर में एक परफ्यूम छिड़क देता हूं थोड़े टाइम के लिए, तो 2 या 4 सेकंड बाद दूसरे कॉर्नर तक भी उस परफ्यूम की स्मेल चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब मैंने यहां पे परफ्यूम छिड़का तो यहां पे परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, परफ्यूम के जो गैस कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और बाजू के साइड में कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है थी नहीं, तो यहां के गैस मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होने लगे, मूव होने लगे। सही बात है ना? तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लोअर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ट्रैवल करती है। सही बात है। अब अगर आप इस केस में देखो तो बाहर ज्यादा पानी है, बाहर बहुत ज्यादा वाटर है और अंदर इतना वाटर नहीं है। सही बात है। तो बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसीलिए आपका जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। सही बात है। इट क्रॉसेस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सिर्फ वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन देती है, बाकी के जो सॉल्यूट है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते इनके अंदर से। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, यहां से वाटर आया, ठीक है, वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया और इस सेल के अंदर पहुंच गया। सही बात है। अब सेम डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये वाला जो वाटर है बच्चों, ये इन कोलार सेल के अंदर भी जाएगा। सिंपल सी वही सेम रीजन है, क्योंकि यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। सही है। और ये कोलार सेल्स के पास भी क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पे वाटर पहुंच जाएगा, बिकॉज प्लांट सेल्स के पास बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं ना, तो वैक्यूल के अंदर आपका वाटर भर जाएगा। सही बात है। और फिर ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं ये सब कहां पहुंच जाएंगे, आपके जाइलम में। ये सब कहां पहुंच जाएंगे, आपके जाइलम में। क्लियर है। अब यहां से आप पूछोगे सर कि रूट प्रेशर मतलब क्या? रूट प्रेशर आपने समझाया नहीं। देखो रूट प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब आपका वाटर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेशर लगा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं, रुको एक स्लाइड लेते हैं, यहां पे लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, सपोज करो बच्चों ये आपकी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके बीच में मैंने डाला यहाँ पे दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सही बात है। अब यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल रख दिया, थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डाल दिया। देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। 2 कंटेनर है ना, ये वाला मैं मान लेता हूँ ए नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। सही बात है। अब इस साइड वाटर मॉलिक्यूल है और इस साइड वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है। तो वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां फ्लो करेगा, आप लोग को पता है ना कि यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। दैट्स वाई आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहां से पानी यहां जाएगा। पर एक और बात सुनो, जब ये पानी इस जगह से इस जगह फ्लो हो रहा होगा बच्चों, तो ये किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ लो, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जा रहा है वो। सही बात है। थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से इस तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर से लगा रहा होगा इस वॉल के ऊपर, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर। मानते हो कि नहीं? जब आपका एक सब्सटेंस दूसरी जगह जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर से लगा रहा होगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। समझ रहे हो? दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इस ऑस्मोसिस के अंदर हो रहा है। सही बात है। पर अब इसको यहां पे इमेजिन करो। नाउ इमेजिन हियर, ये आपका रूट है। सही बात है। ये आपका रूट हेयर है और इस रूट हेयर में ये पड़ा है आपका सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज एक्ट लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है बच्चों। सही बात है। तो जब आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर से इसके अंदर आ रहा होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहा होगा ना। देख रहे हो? देख रहे हो? देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल जब अंदर आ रहा है तो वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है ना। तो इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। बड़ा ही सिंपल है। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। समझ में आ गया? आई नो थोड़ा सा खिचड़ी ज्यादा मच गया इस पेपर पे, पर कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ले लिया? आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं बच्चों हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल की। अभी तक हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोग ने ये पढ़ा कि ये है हमारा जाइलम, दिस इज अवर जाइलम, और इस जाइलम के अंदर हम लोग ने पानी ला दिया। ठीक है, जाइलम के अंदर क्या आ गया,
वाटर मॉलिक्यूल आ गया है, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर तक कैसे जाए, सवाल ये है, सवाल ये है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये आपका प्लांट है, दिस इज अवर प्लांट, ठीक है, और आपका वाटर मॉलिक्यूल यहां पे है, ये आपका रूट है, ठीक है, और इस रूट में यहां कहीं होगा आपका रूट हेयर, हाँ यहां कहीं होगा आपका रूट हेयर, यहां कहीं है ना, और आपका वाटर मॉलिक्यूल अभी यहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है मान लो, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से ऊपर कैसे जाए, यहां से ऊपर कैसे जाए, सवाल ये है बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनो, समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब सपोज ये आपकी जाइलम है जो आपके पूरे के पूरे प्लांट में आई है, जाइलम आपके पूरे के पूरे प्लांट में हर जगह फैली हुई है, हर जगह हर जगह, ठीक है। और यहां पे मैं एक लीफ बना रहा हूं, लीफ, सपोज ये एक लीफ है, क्योंकि लीफ को थोड़ा बनाना जरूरी है, ठीक है। सपोज ये क्या है, आपकी एक लीफ है, इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, वापस बनाए, नाउ बेटर, ठीक है। ये आपकी एक लीफ है। अब इस लीफ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बीच से एक लाइन होती है, ठीक है, कभी ऐसे बीच से एक लाइन होती है और ऐसे ऐसे होता है लीफ। ये लाइन क्या है, ये आपकी जाइलम है, ये लाइन इज नथिंग बट अ जाइलम। ये एक ट्यूब है बच्चों जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, सही बात है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़े टाइम के लिए, जो अंदर के मैंने ट्यूब बनाए हैं इसे मैं थोड़ी समय के लिए मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। यहाँ पे मैं ये ट्यूब बना देता हूँ, दिस इज द ट्यूब ऑफ जाइलम जो हर जगह पे है, ये ट्यूब ऑफ जाइलम इससे कनेक्टेड है, सही है। और यहाँ पे नीचे क्या आ चुका है, पानी आ चुका है। अब आप लोग को पता होगा, शायद आप लोग ने पढ़ा होगा कि आपकी लीफ में एक छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट होता है, हर लीफ में हर जगह पे एक छोटी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है बच्चों, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा, समझ रहे हो, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा, समझ में आ रही बात। और इस स्टोमेटा से क्या होता है, मतलब वाटर लूज होता है, इस स्टोमेटा से क्या होता है आपके बॉडी में, आपके बॉडी नहीं प्लांट के बॉडी में वाटर लूज होता है। अब इमेजिन करो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, जो हमारे सूरज ज्यादा है, बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या, ये जो स्टोमेटा है ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल लूज कर रहा है, ध्यान से सुनो, ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज कर रहा है ये क्या हो जा रहा है, यहाँ से वेपर बन के उड़ जा रहा है, बिकॉज ऑफ द हीट, ये बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये हीट की वजह से यहां से बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, वेपर बन के उड़ जा रहा है, सही बात है। अब जब इस स्टोमेटा के अंदर का पानी उड़ गया, सही है, तो स्टोमेटा के अंदर का पानी उड़ गया तो स्टोमेटा के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, और बाजू में ये जो वाटर प्रेजेंट था इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो जो पानी है वो कहां मूव करने लगेगा, इस जाइलम से इस स्टोमेटा के अंदर मूव करने लगेगा, सही बात है, बिकॉज पानी का एक दूसरे चिपक के चलते ना, सही है, तो यहां से पानी इसके अंदर मूव करने लगेगा। सिमिलरली जब यहां का पानी यहां मूव हो गया बच्चों, तो यहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो यहां पे ये वाला पानी मूव हो जाएगा, ये वाला पानी यहां मूव हो जाएगा, समझ रहे हो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहां का जब पानी ट्रांसपिरेशन से निकल गया, ट्रांसपिरेशन हुआ मतलब यहाँ पे इवापोरेशन हो गया आपके पानी का, तो ये पानी जब यहाँ पे निकल गया तो यहाँ पे पानी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पे पानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये वाला पानी इस तरफ मूव कर जाएगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पानी इस तरफ मूव हो गया। अब जैसे ये पानी यहां मूव हो गया, यहां पे पानी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो ये वाला यहां मूव हो गया, जब ये वाला यहां मूव हो गया तो यहां पे पानी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो ये पानी यहां मूव हो जाएगा, फिर ये पानी यहां मूव हो जाएगा, फिर जब यहां पानी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो यहां वाला पानी यहां मूव हो जाएगा, समझ रहे हो, फिर यहां वाला पानी यहां मूव हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यह एक पुल हुआ है, पुल, पुल का मतलब होता है, देखा देगा आप लोग ने, जब आप किसी स्टोर में जाते हो तो वहां पुल लिखा रहता है, पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब क्या हो रहा है, खींचना। यहां पे पानी को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो पानी को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, कैसे, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, यहां से जो हवा निकल रही है ना, इसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं, हवा नहीं वाटर निकल रहा है, सही है। तो यहां से वाटर निकला, यहां पे ट्रांसपिरेशन हुआ, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, फिर यहां का पानी यहां मूव हो गया, सिंपल है, जिसकी वजह से यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, फिर यहां का पानी इधर मूव हुआ, तो ऐसे करते 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 आपका नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल बच्चों। इसी को हम लोग कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। नाउ लेट्स जंप टू अनदर पार्ट, लेट्स जंप टू अनदर पार्ट बच्चों।
आ जाओ अलग अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अपना ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया, सिंपल है, ये है आपका लीफ, सॉरी प्लांट, और इस प्लांट में यहां पे लिखना हुआ है आपका लीफ, सही बात है, और इस लीफ के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस जिसके वजह से यहाँ पे फूड बन रहा है। और अब ये जो फूड है बच्चों ये आपके विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, यहाँ पे एक फ्लोएम कनेक्टेड है, तो इस फ्लोएम से हो के ऊपर भी जाएगा और इस फ्लोएम से हो के नीचे भी जाएगा। सो फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, ठीक है, फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, क्लियर है। तो ये भी एकदम इजी टॉपिक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट चलते बच्चों, अगला अपना टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन। नाउ एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों को पता है एक्सक्रीशन हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, जो चीजें वेस्ट होती है वो हम लोग फेंक देते हैं ना। जैसे हमारे घर में हम लोग कुछ बिस्किट खाते हैं तो उसका जो रैपर है वो वेस्ट होता है, तो उसे हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। सही बात है, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, यहाँ वहां मत फेंकना, तुम लोग अच्छे नागरिक बनो अपने देश के, ठीक है, कचरा मत फैलाओ, स्वच्छता रखो, तो कहीं कोई भी चीज़ों कचरों को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। सही बात है, चलो अभी वो बातें साइड में रखते हैं, बात करते हैं बच्चों एक्सक्रीशन की। हाँ, जैसे हम अपने कचड़े को, अपने वेस्ट मटेरियल को कहीं फेंकते हैं, कुछ करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी, हमारे बॉडी के अंदर भी जो भी वेस्ट चीजें बच रही हैं, जो भी वेस्ट बन रहा है, उस वेस्ट चीजों को निकालना जरूरी है। अगर उन वेस्ट चीजों को आप अपने घर में रखोगे, मान लो अपने कचड़े को अपने घर में रखोगे, तो स्मेल आने लगेगा, बास आने लगेगा, एकदम गंदा गंदा। सही है, वैसे ही अगर आपकी बॉडी भी आपके वेस्ट चीजों को, आपके बॉडी के वेस्ट मटेरियल को अगर अपने बॉडी के अंदर ही रखने लगी, तो आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, समझ रहे हो, तो ये अलग अलग जो चीजें हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही रहे तो वो टॉक्सिन बन जाएंगे, जहर बन जाएंगे। सही है, तो उनको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज के लिए हम लोग एक्सक्रीशन को पढ़ते हैं। अब एक्सक्रीशन दो जगह पे हम लोग को यूज करना है, एक एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर और एक एक्सक्रीशन एनिमल्स के अंदर, या फिर ह्यूमंस की बात कर लेंगे हम लोग, इंसानों की बात कर लेंगे एनिमल्स में, क्योंकि हम सबसे बड़े एनिमल है। प्लांट की बात करें तो बच्चों प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, देखो प्लांट्स का एक्सक्रीशन में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना। प्लांट्स में जब आप लोग देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है, ठीक है, जैसे हम लोग कौन सा मौसम बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मौसम रहता है ना, ठीक है। तो स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है, जो सारे पत्ते हैं वो गिर जाते हैं और स्प्रिंग के बाद नए नए पत्ते आते हैं। तो जो पत्ते गिर रहे हैं वो क्या है, वो वेस्ट है बच्चों, वो डेड पत्ते हैं जिनकी जरूरत नहीं है प्लांट को, तो वो क्या कर रहा है, उसे गिरा दे रहा है। फिर आप लोग देखा होगा जो प्लांट है वो हल्का सा जेली जैसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल। प्लांट ऐसे व्हाइट कलर का बोलते हैं ना हम लोग, किसी पत्ते को काटो तो व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, दैट इज ऑल्सो वेस्ट मटेरियल। तो ये जितने भी वेस्ट मटेरियल जो प्लांट से एक्सक्रीट आउट हो, दैट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द, क्योंकि प्लांट के बाद ना, प्लांट के पास खुद का कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन करने के लिए, जैसे हमारे पास है, ठीक है, वी हैव द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वी हैव द किडनी, पर प्लांट्स के पास ऐसा नहीं है, तो वो इन्हीं अलग अलग तरीकों से अपना क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो प्लांट की बातें इतनी हमको करनी नहीं है, हमें बात करनी है बच्चों एनिमल्स की। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, चलो यहीं पे हम लोग लिखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की बात करते हैं। अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वी हैव द स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी, स्पेलिंग भूल जाता हूं मैं बच्चों, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। व्हाट इज दिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी, वी हैव किडनी, ठीक है, समझ में बात। तो किडनी से हमारे बॉडी का जितना भी यूरिया है, जो भी यूरिक एसिड है, वो रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ दिस किडनी। किडनी कैसे होता है आप लोगों को पता है, किडनी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, लोअर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है। दो किडनी पेयर होती है, पेयर ऑफ किडनी आपके बॉडी में प्रेजेंट होती है, और किडनीज के अंदर आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने की एक छोटी सी यूनिट प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। सही है, तो मैं आप लोग किडनी बना के दिखाता हूं पहले। बीन शेप की होती है, बीन शेप की कुछ ऐसे, और यहाँ पे भी समझ, ये तो कुछ ज्यादा अलग बन गया, हाँ, इस तरीके के यहाँ पे शेप की किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो आपकी जो किडनी है ना बच्चों, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसे आपकी किडनी दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट बाहर वाला, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला,
सही बात है। इनमें आई हुई है ब्लड वेसल्स, ध्यान से सुनो, ऐसे ब्लड वेसल आई हुई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दो ब्लड वेसल है, एक आपकी इंफीरियर वेना कावा और एक आपके एओर्टा। सही है, तो ये मान लो आपका एओर्टा है, एक यहीं पे कनेक्टेड है, एक और ऐसे इंफीरियर वेना कावा, समझ रहे हो, यहाँ पे एक इंफीरियर वेना कावा भी है, वो आप लोग लिख लेना, सिंपल सी बात है। फिर आपके किडनी से ही बच्चों ध्यान से सुनेंगे, आपके किडनी से ही यहाँ से एक छोटी सी पतली सी पाइप आती है, दिस पतली पाइप इज नोन एज यूरेटर, ठीक है। दिस पाइप इज फॉर्म अ यूरिनरी ब्लैडर, ये थोड़ा हल्का कलर है, आपको नहीं दिख रहा होगा ना, से लिखता हूँ, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आपका यूरिन है, जो सुसु है वो स्टोर होता है बच्चों यहाँ से, और यहाँ से वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकल जाता है। सो दिस इज यूरेथ्रा, समझ रहे हो। तो ये मैंने एक छोटा सा रफली डायग्राम बना दिया है, आपकी बुक में इससे बेटर डायग्राम दिया हुआ है मुझे पता है, पर मैंने आपको सिर्फ बना के दिखाया कि चीजें हैं कैसी। सही है, तो मैंने क्या क्या बोला, ये आपका किडनी है, किडनी में दो पोर्शन है, एक आपका मेडुला, एक आपका कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेडुला है। फिर इसके अंदर क्या है आपकी, एक आपकी इंफीरियर वेना कावा, एक आपका एओर्टा। सही है, फिर यहां से आया हुआ है आपका यूरेटर जो कनेक्टेड है आपका यूरिनरी ब्लैडर से, एंड यूरिनरी ब्लैडर आपका यहाँ से यूरेट्रा से क्या हो जाता है, आपका यूरिन बाहर आ जाता है, यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही बात। अब इस स्ट्रक्चर में, ये जो किडनी की बात करें ना बच्चों, इस किडनी के अंदर छोटी छोटी ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट है, ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट है। दिस यूनिट इज नोन एज, ये जो ब्लड फिल्ट्रेशन यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, दिस यूनिट इज नोन एज नेफ्रॉन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ये है आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है देखो, यहाँ पे ये पाइप दिख रही है, देखो कलर चेंज करने दो, ब्लैक लेने दो, ब्लैक यूज करने का मौका मिलता नहीं ना, देखो ये दिख रही है, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है आपका ग्लोमेरुलस, नहीं सॉरी, ये है आपका बाउमैन कैप्सूल, गलती हो जाती कभी कभी, ये है आपका बाउमैन्स कैप्सूल। बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है आपका ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस करता क्या है, ये आपके ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, और इसके अंदर से जितने भी हार्मफुल चीजें हैं वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये भेजता है पीसीटी में, ये भेजता है बच्चों पीसीटी में। पीसीटी का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम लोग प्यार से पीसीटी भी बुलाते हैं, ठीक है, प्यार से पीसीटी बोलते हैं, दिस इज अवर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सही बात है। फिर यहां से जाता है ये लूप ऑफ हेल्ले, कहां गया लूप ऑफ हेल्ले, हाँ देखो ये है आपका लूप ऑफ हेल्ले, लूप ऑफ हेनले, हेनले होता है, मैं हेल्ले हेल्ले बोलता हूँ, मेरे को स्पेलिंग याद रहती है और मजा भी आता है बोलने में, ठीक है, तो ये आपका लूप ऑफ हेल्ले है। फिर यहां से बच्चों एक और मोटी सी लेयर बनती है, ये आपका डीसीटी है, ये आपका पीसीटी था, ये आपका डीसीटी था, डीसीटी ये देखो डीसीटी, यानी क्या है मतलब आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहां से मर्ज होकर एक बड़ी सी ट्यूब्यूल बना लेता है, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, और यहां से ये यूरेटर की तरफ आपका यूरिन चला जाएगा। समझ में आई बात। तो ये है आपका नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। समझ में आई बात, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो नाम भी लिखा हुआ मैंने। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आई होप आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया और उसके फंक्शन भी समझ में आ गए थोड़े बहुत, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है बच्चों सिंपल सा, कि किसी भी चीज के साथ कोऑर्डिनेट करना। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि बच्चों ये जो मैं कर रहा, जो मैं आपको बता रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, उसे आप लिखो, तो आप लिखने लगे, इसका मतलब आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट किए। समझ रहे हो, आप मेरे साथ क्या किए, कोऑर्डिनेट किए। उसी तरीके से आपने बोला कि सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे समझाओ, तो मैंने आपको वो टॉपिक समझा दिया, तो मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। सही है, टीचर्स बोलते हैं ना कभी कभी एग्जाम में या फिर क्लास में बोलते हैं ना कि कीप प्लीज कोऑर्डिनेट, प्लीज कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है कि प्लीज उनके साथ रहो, उनके साथ काम करो, समझ रहे हो, जो वो कह रही है वो करो, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे मान लो आपकी बॉडी क्या कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन की, सांस अंदर गया, कहाँ गया, आपके लंग्स में स्टोर हो गया, फिर वो लंग्स का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया,
तो मतलब ब्लड और लंग्स आपके क्या कर रहे हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहा है। फिर वो ब्लड घूमते 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 कहां पहुंचेगा, आपके सेल्स तक पहुंचेगा, जिसको ऑक्सीजन की नीड है, वो उसको ऑक्सीजन दे देगा। तो मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपके टिश्यूज के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहा है, सही है। फिर आपके सेल ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को लेकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। वो ग्लूकोज कहां से आया, वो ग्लूकोज आया बच्चों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो आप खाना खाते हो घर पे, वो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया, उस खाने को डाइजेस्ट किया, और डाइजेस्ट करने के बाद जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे वापस किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया, सही है। तो ब्लड में जैसे ही वो गया, तो मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट अवर कोऑर्डिनेशन, दिस इज नथिंग बट अवर कोऑर्डिनेशन। अब इंसानों में कोऑर्डिनेशन कुछ ज्यादा लेवल पे चला जाता है बच्चों। हमारे बॉडी में आ जाता है नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो, हमारे बॉडी में क्या आ जाता है, नर्वस सिस्टम, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे बॉडी में है ब्रेन, ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन हमारे सारे एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूं ना, इस भी चीज को कंट्रोल ब्रेन ही कर रहा है। मैं जितनी भी चीजें कर रहा हूं, चाहे मैं अपने हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, चाहे मैं लिख रहा हूं, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। सो हमारे बॉडी में जो कंट्रोल है वो एक तो नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द कंट्रोलिंग यूनिट, एंड जो दूसरा है कंट्रोल बच्चों, वो है आपका केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, सही बात है। ये तो बात हो गई इंसानों की। इंसानों में दो तरीके, एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल या फिर केमिकल, और एक आपका केमिकल कंट्रोल। अगर मैं प्लांट की बातें करूं तो प्लांट में कुछ अलग तरीके का आपको कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है। देखो यहां पे कुछ मैंने नाम लिखे हुए। अगर प्लांट किसी बाहर की चीज से, बाहर की किसी चीज से अडेप्ट कर रहा है, तो मैं उसे कहूंगा वो ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे मान लो आप लोग ने वो प्लांट देखा, छुई मुई का, देखा होगा बचपन में कभी, छुई मुई का प्लांट, उसको टच करो तो ऐसे सिकुड़ जाती है। तो क्या कर रही है वो, हम मेरा उसका कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना। या फिर आप अपने घर पे बालकनी में कोई एक प्लांट लगा दो, ठीक है, और जहां से भी सनलाइट आ रही होगी, आपका जो प्लांट है ना वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, एक टाइप का कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, सही है। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन हो रहे हैं बाहर के स्टिमुलस के साथ, बाहर की जितनी भी चीजें ना, जितने भी चीजें हैं, आपके प्लांट क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। आप ट्रॉपिक मूवमेंट बोल सकते हो या फिर इसे ही आप ट्रॉपिज्म कह सकते हो, समझ में ना। उसके बाद बच्चों एक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट की अलग अलग प्रकार है, सारा का सारा ट्रॉपिक मूवमेंट है ये। ट्रॉपिक मूवमेंट के अलग अलग प्रकार है। जैसे ये सबसे पहला आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट के प्रति जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया ना, आप बालकनी में एक पेड़, एक पौधा लगा के रखो, कुछ दिन बाद नोटिस करो तो वो जहां से सनलाइट आ रही होगी आपके बालकनी में ना, उसी की तरफ वो ग्रो करेगा। मतलब वो लाइट की तरफ क्या कर रहा है, अपना कोऑर्डिनेशन कर रहा है, अपना मूवमेंट दिखा रहा है। सो इट इज अ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है ग्रेविटॉपिक मूवमेंट या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कोई प्लांट है लगा हुआ है, उसके नीचे क्या होता है, आपका रूट होता है, सही है। तो जो रूट है बच्चों, वो हमेशा उसी तरफ ग्रो होगा जहां पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। जैसे मान लो एक आपका प्लांट मैंने उगा दिया और इस साइड वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो आपका रूट जो है ना वो इसी साइड ग्रो होगा, समझ लो। तो वो किसके प्रति स्टिमुलस दिखा रहा है, वाटर के प्रति स्टिमुलस दिखा रहा है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। या फिर आप कह सकते हो वो ग्रेविटी के हिसाब से भी दिखा रहा है, मतलब वो ग्रेविटेशनल के हिसाब से भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो वो ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट भी हो सकता है। एक और है बच्चों कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक का मूवमेंट का मतलब होता है कि आप किसी केमिकल के प्रति अपना मूवमेंट दिखाओ, किसी केमिकल की चीज के प्रति अपना मूवमेंट दिखाओ। जैसे मान लो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन आप लोगों को पता है ना, जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन आता है, ये पोलन ग्रेन कैसे अट्रैक्ट होता है इस फीमेल के पास, तो यहां पे एक पोलन ट्यूब बनती है, पतली सी क्या बनती है बच्चों यहाँ पे, दिस इज द पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब तभी बनेगी जब यहाँ की कुछ सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, समझे। यहाँ पे एक सेल्स होते हैं सिनर्जिड नाम के, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, तो उन केमिकल के इन्फ्लुएंस में आपका ये जो पोलन ट्यूब है ना, वो उनकी तरफ क्या होती है, बनती है। तो दिस इज द कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई है, सही बात है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। तो अपन क्या करते हैं, ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है, तो वो टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, सही है। सो आई होप आप लोगों को ये रिवीजन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियोस आने ही वाले हैं, जैसा मैंने आप लोग को बताया।
सही है। सो शेयर जरूर से कर देना, लाइक जरूर से कर देना, कमेंट जरूर से कर देना अगर आप लोगों को कोई और चीजें चाहिए हो तो, ठीक है, जरूर से कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से एक और लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।